जो कि हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का है, और उसमें हमने ट्रस्ट की बात की थी कि ट्रस्ट क्या होती है, और उसको उसमें उसके डिफरेंट मेंबर्स में जो फोर्स हम डिटरमिन करते हैं वो हम दो तरीकों से डिटरमिन करते हैं. वन वाज द मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड द सेकंड वन वाज द मेथड ऑफ सेक्शन. तो लास्ट वीक हम मेथड ऑफ सेक्शन जो है वो कर रहे थे, एंड वी डिड सॉल्व सम एग्जांपल्स रेलेवेंट टू दिस मेथड ऑफ सेक्शन. आज हम इसी टॉपिक से रेलेवेंट एक आध एग्जांपल और मे बी एक या दो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे इन ऑर्डर टू complete not only this topic but this chapter as well. Let us start with example 6-7. In this case, a truss is being given to us and we are asked to determine the force in member EB of the truss shown. Now, if we take a look at this member EB, इसको हम किसी तरीके से भी कट कर लें, ये हर हाल में जब हम कट करेंगे तो हमारे पास कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं अगर हम इस सेक्शन ए को यूज करेंगे? जी, एनी आइडिया कितने मेंबर्स कट हो रहे हैं यहाँ अगर हम सेक्शन ए को यूज करें तो 4 हो रहे हैं, ए को यूज करें तो 4 हो रहे हैं. ओके, इट मींस कि हमारे पास इक्वेशंस कितनी होती हैं इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी के हवाले से? 3 इक्वेशंस. सो 4 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस. इसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं कोई? ओके, इसमें एक आइडिया है कि चूंकि देखें आपके पास ये 3 मेंबर्स कट हो रहा है, 4 मेंबर्स कट हो रहे हैं जब आप सेक्शन ए का इस्तेमाल करते हैं. आप किसी तौर पे भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस आपके पास 3 है तो इन 4 मेंबर्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे. देयरफॉर आप करते क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन आप सेक्शन बी को भी कंसीडर कर लेते हैं जिसमें आपने ट्रस को इस तरह सेक्शन किया हुआ है. अब सेक्शन बी में आपके पास 3 फोर्सेस हैं जिनमें से अगर किसी तरह एक आपको बेसिकली सेक्शन बी क्या है, ये जॉइंट ई जो है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है जो आपने मेथड ऑफ जॉइंट में पिछले टॉपिक में किया था, इजंट इट? जो सेक्शन बी है वो बेसिकली जॉइंट ई की फ्री बॉडी डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा जो आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में मेथड ऑफ जॉइंट्स वाला मेथड किया था. मेथड ऑफ जॉइंट के लिए आपके पास कितनी इक्वेशंस अवेलेबल होती थी किसी भी जॉइंट की अननोन फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए? 2. सो आपके पास यहाँ ई पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. अगर किसी तरह आप इनमें से कोई एक फोर्स फाइंड कर लेते हैं तो बाकी दो आप डिटरमिन कर सकते हैं आराम से. अच्छा, अब जरा आप सेक्शन ए को देखें. ये जो 4 मेंबर्स हैं इनमें से 3 मेंबर्स किस एक पॉइंट से पास हो रहे हैं? कौन सा सेक्शन सर? सेक्शन ए अगर आप देखें तो उसमें जो 4 मेंबर्स कट हो रहे हैं वो कौन से एक कॉमन पॉइंट पे कंकरेंट हैं? सर बी या ई. 4 मेंबर्स जो हैं उनमें से 3 बी पे कंकरेंट हैं, इजंट इट? यस सर. तो अगर आप इस सेक्शन ए को कंसीडर करके मोमेंट्स पॉइंट बी के अबाउट ले लें तो आपके पास वो 3 तो अननोन बी से पास हो रहे हैं, वो तो जीरो मोमेंट क्रिएट करेंगे, आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी, इजंट इट? जी सर. अच्छा, जब एफ की वैल्यू मिल जाएगी फिर आप सेक्शन बी को या जॉइंट ई को कंसीडर करके एक नोन वैल्यू आपको मिल गई है ईडी की, 2 अननोन रह जाएंगे ईबी एंड ईएफ, तो ईबी की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, इजंट इट? जी सर. चलिए, सो स्टार्टिंग विद सेक्शन ए, हम सेक्शन ए को अगर कंसीडर करें एंड जिस तरह भी डिस्कस हुआ है, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी टू बी इक्वल टू 0 सिंस 3 अननोन. अब फ्लूइड बॉडी डायग्राम मैं इसी के ऊपर बना देता हूं. हमारे पास ये 4 अननोन आ रहे हैं लेफ्ट सेक्शन पे जो कि मैंने एज अ टेंसाइल फोर्सेस के तौर पे लेके जो है वो ड्रॉ कर दी हैं. 3 अननोन फोर्सेस मेरे पास पास हो रही हैं फ्रॉम पॉइंट बी, तो उनकी वजह से मोमेंट नहीं आएगा. मोमेंट सिर्फ और सिर्फ एफ की वजह से आएगा. अब एफ कितना मोमेंट बनाएगा अबाउट पॉइंट बी, वो डिटरमिन करने के लिए हम इस एफ को इसके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें यूजिंग द वेरिग्नस थ्योरम. तो वेरिग्नस थ्योरम क्या कहती है कि एफ को आप इसके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे. एफ का एंगल पता है आपको किस एंगल पे एक्ट कर रहा है? क्योंकि उसको मुझे कंपोनेंट चाहिए. तो 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है. तो मैं इसको एफ cos 30 और एफ sin 30 के तौर पे ले सकता हूं. सो लेफ्ट साइड की फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर करूंगा एंड स्टार्टिंग विद एफ cos 30 व्हिच इज बेसिकली द x कंपोनेंट ऑफ एफ ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम पॉइंट बी? 2. अब ये कैसे डिटरमिन करेंगे? सर ये भी हम इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिवाइड कर दें. ट्रिग्नोमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? आपके पास ये पूरे के पूरा ट्राइंगल है, ठीक है? एंगल आपके पास 30 डिग्री या ये आपके पास ई है, ये पॉइंट डी है, ये एंगल 30 डिग्री पता है. यहां तक नोन है आपको चीजें. सपोज मैं कहता हूँ ये लाइन इसको मैं एक्सटेंड करूं, ये यहाँ कट कर रहा है, इसको मैं एम कह देता हूँ. तो एम डी की लेंथ नोन है आपको 2 मीटर. तो ई एम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बेसिकली तो हमें ई एम चाहिए ना.
जी सर बिल्कुल 1030 इस्तेमाल कर। टेंजेंट के फार्मूले से सर टेंजेंट क्या होता है? 30 परपेंडिकुलर, तो em डिवाइड बाय 2, यहाँ से आपको जो है वो em की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो em की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 2 into 1030, तो दैट कम्स आउट टू बी 1.1547 है। तो चले राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1.155 कर लेते हैं। समझ आ गई है देखो? तो आपने वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ, सॉरी em की वैल्यू तो आ गई, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी? बीएम होगा सर, बीएम से। आपको bm चाहिए, ठीक है, तो वो bm कैसे फाइंड करेंगे? उसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ए बी उसको भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखना चाहें, आप ट्रायंगल ईबीसी को कंसीडर करें, तो उसके हिसाब से टेंजेंट, या आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, टेंजेंट 30 इज बेसिकली bm डिवाइडेड बाय, अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, bm तो नहीं, सॉरी, टेंजेंट 30 इक्वल टू dm। आप ये छोटे ट्रायंगल को कंसीडर कर लेना, ऐसा ही होगा। Isn't it? तो आपके पास बेसिकली bm की वैल्यू भी वही आ जाएगी, 1.155। ठीक है, सर हमें वैसे कैसे पता कि ईसीबी जो एंगल है वो 30 है? इसने कहीं भी ये तो नहीं लिखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक वो है, सिमेट्रिकल है। हाँ, चलिए फिर और कोई तरीका है फाइंड करने का? देयर इज वन मोर मेथड जिसमें आप इस तरह से जा सकते हैं। कैन यू फॉलो दिस मेथड? ऑल्दो उससे भी एग्जैक्टली देखिए 2.309 1.155 एग्जैक्टली वही आ रहा है, जिससे पता तो चल जाएगा कि ये एक ही लाइन में है। लेकिन अगर आपका वो पॉइंट लिया जाए कि लिखा हुआ कहीं नहीं है कि CD और D सेम लाइन में है, तो फिर देन यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड। ये नजर आ रहा है हर एक को? ये मेथड क्या कहता है? आपके पास जो AE या EC कह लें, इसका कॉस्ट कंपोनेंट तो 4 के बराबर है कि नहीं है? ये तो पता है ना? जी सर ये 4 के बराबर है। ठीक है, सो आपके पास ये 4 के बराबर है, इससे आपके पास AE की जो है वो लेंथ आ जाएगी, या EC आप राइट साइड कंसीडर करें उसकी लेंथ आ जाएगी, एंड देन फाइनली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EB जी व्हिच हो इज गया 2 सर। पॉइंट। ठीक है, तो या तो ये फॉलो कर लें, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इट इज 90 डिग्रीज, तो ये 90 डिग्रीज यानी इन लाइन है ये दोनों लेंथ, तो मैं इस मेथड से भी जाऊं तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी और एंगल की होते तो उसका फिर वो एंगल गिवन होता। चलें, अब ये FED cos 30 जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहे हैं पॉइंट बी के अबाउट, या काउंटर क्लॉकवाइज? सर ये काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा काउंटर क्लॉकवाइज बना रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट इसका था FED sin 30, उसमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई इशू नहीं है, वो तो 2 मीटर्स है। 2 है। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज। आर यू श्योर? काउंटर क्लॉकवाइज नहीं बनाएगा? जी सर ये काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। इसके अलावा कोई और फोर्स जो पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट बनाएगी हमारे राइट साइड वाले सेक्शन में? सर 1000 न्यूटन और 2000 न्यूटन का लिंक। ओके, 1000 न्यूटन वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें गिवन है 2, और ये क्लॉकवाइज है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन डाल लिया। 2000 न्यूटन वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, और ये बनाएगी काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमने यहाँ तक इसको डाल लिया। एनी अदर फोर्स? और तो कोई फोर्स नहीं है। So once you solve it, the value of FED would comes out to be minus 3000 Newton, and the negative sign shows that this ED is going to be in compression. Clear है यहाँ तक? जी सर। Okay, once you have found that ED, उसके बाद आप मेथड ऑफ सेक्शन के बजाय मेथड ऑफ जॉइंट का इस्तेमाल कर लें। आपके पास जॉइंट E है जिसपे एक अदद अप्लाइड लोड है विच इज 1000 न्यूटन। ED आपके पास ऑलरेडी कंप्रेसिव फोर्स के तौर पे आ गई है, तो आपने FED को कंप्रेशन में शो कर दिया। दो अननोन्स हैं, वन इज FEB, इसको आपने एज अ टेंशन में सपोज कर लिया, और दूसरा आपके पास FEF है, इसको भी आपने टेंशन में सपोज कर लिया है। आप क्या यूज करेंगे कि आपको FEB की वैल्यू मिल जाएगी, आप सिंपली जो है वो समेशन FX और समेशन FY का इस्तेमाल कर लेंगे। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ FEB टू बी 2000 न्यूटन इन टेंशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या कोई पॉइंट है आपका? अब इसमें हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ सेक्शन प्लस मेथड ऑफ जॉइंट, क्योंकि खाली मेथड ऑफ सेक्शन से एक तरह से इस प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता।
ठीक हो गया सर। So let's move to some exercise problems. आपके पास again Hoe bridge truss show की गई है and we need to determine the force in three of the members. The first one is HD. So अगर मैं उस member को red कर दूं ताकि आपको कट करना आसान हो जाए, so one is this member HD, the second one is this member CD and the third one is the member GD. ये तीन members हैं जिसमें आपने force जो है वो find करनी है. So how we are going to cut it? Any idea? इसको हम हाफ कट करेंगे। कहाँ से? यहाँ से कट कर लूँ? ये जो ब्लू से मैंने शो की है। नो सर, दूसरी तरह सर वो जो हाफ कट होता है सर, इस तरह एक क्वार्टर इसका कट कर देंगे सर। आप मुझे मेंबर्स बता देना कौन कौन से मेंबर्स कट करने हैं, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा आप क्या। जीडी सर, जीडी, एचडी और सीडी सर। अच्छा चलें, आप कह रहे हैं वो तीनों कट होंगे तो फिर तो वो कट ये बनेगा, isn't it? यस सर। जरा चेक करें कितने मेंबर्स कट रहे हैं। यहाँ तो 5 मेंबर्स कट कर रहे हैं। तो आप तीन इक्वेशंस के साथ 5 मेंबर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एनी अदर आइडिया कि कैसे हम इसको कट कर सकते हैं? सर इसको अगर हम पॉइंट सी और जी के सर इस तरह लाइन डायगोनल लाइन लगाएं, उस तरह कट करें तो ये हो नहीं जाएंगे इस तरह से। देखिए हमें मेंबर्स को कट करना है, हमें जॉइंट्स को कट नहीं करना, हमें मेंबर्स को कट करना है। सर अगर हम ये एच जी के बीच में से लाइन नीचे सीडी के मिड तक लेके आए, एक स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, एक स्ट्रेट, यस सर। ठीक है, तो इससे जीडी की वैल्यू कैसे मिलेगी? सर जीडी की तो नहीं, लेकिन जी एच जो मेंबर है उसके अंदर जो फोर्स है वो हमें पता चल जाएगा। तो उसके बाद में क्या जीडी के लिए वही यानी इससे पहले एग्जांपल जो आपको अभी हमने करवाई है उसमें भी तो यही चीज थी ना कि ज्यादा मेंबर्स कट हो रहे थे, तो हमने क्या किया था, हमने एक सेक्शन के साथ थोड़ा सा जॉइंट शामिल कर लिया था अपनी एनालिसिस के लिए, इजंट इट? जी सर। तो अगर मैं इस ब्लू सेक्शन के जरिए पहले जो फोर्सेज है वो फाइंड कर लूं जो कि मुझे एच डी और सी डी डिटरमिन करनी है, और उसके बाद फिर मैं जॉइंट डी को कंसिडर कर लूं, उस पर फिर जॉइंट डी पे कितने नोन हो जाएंगे, 2 नोन और 2 अननोन होंगे, तो इट वुड बी इजियर फॉर मी टू डिटरमिन जी डी, इजंट इट? जी सर। चलें, तो वी आर गोइंग टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन एज वेल एज द मेथड ऑफ जॉइंट। चलें, सबसे पहले हम ब्लू सेक्शन की फिर बात कर लेते हैं जो ब्लू से हमने कट की है। ब्लू से जब आप कट करेंगे तो कौन सा सेक्शन को अपनी एनालिसिस के लिए सेलेक्ट करेंगे, राइट वाले को या लेफ्ट वाले को? सर राइट वाले को ही करेंगे। मजा क्या है राइट वाले को, क्योंकि सर हमें उसमें कम अननोन है। सर डी के जॉइंट के अराउंड करना है ना हमें, हमारे अननोन सारे राइट साइड पे। अननोन तो देखिए राइट साइड पे अननोन फोर्सेस 3 है, अप्लाइड लोड 1 है, रिएक्शन 1 है, तो टोटल 5 फोर्सेस आपको मिल गई हैं। लेफ्ट साइड पे 3 अननोन, 3 नोन और 2 सपोर्ट रिएक्शन, कितनी फोर्सेस होगी टोटल? 8। ठीक है, तो हमेशा आप वो वाली साइड सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो, कम हो। सो इस लिहाज से फिर हम राइट साइड वाले सेक्शन जिसमें सिर्फ 5 फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं, हम उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन चूंकि वहां भी सपोर्ट रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन EY, इजंट इट? जी सर। EY फाइंड करने के लिए हम इस कंप्लीट ट्रस को लेंगे एज अ रिजिड बॉडी, और मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले लेना चाहिए हमें? पॉइंट ए सर। पॉइंट ए। सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए, वी आर गोइंग टू गेट EY इनटू, अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है बॉटम पे जो लिखा हुआ है, क्या इसको थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सर मेरे ख्याल से बोल रहे कि हमारे मेंबर 16 मीटर के लॉन्ग है। सर ये 4 पोर्शन है 4 मीटर के। हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा, आखिर में जिस उसने कहना ये चाह रहे हैं कि टोटल लेंथ 16 मीटर है और आपके पास 4-4 मीटर के 4 पोर्शन है, AB, BC, CD और DE, ये हर एक की लेंथ 4-4 मीटर है, टोटल लेंथ 16 मीटर है। इज इट क्लियर कि कभी एग्जाम में भी ये चीज आपको नजर आए तो इसको इस तरह आपने इंटरप्रेट करना है? ओके, सो यू आर टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट A, EY का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 16 पता है, EY जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है इट इज गोइंग टू बी इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो हमने इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा। उसके बाद एक एक करके हम तमाम फोर्सेस देखते हैं। 40 किलो न्यूटन वाली जो फोर्स है पॉइंट G पे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ट्वेल्व यूनिट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट के काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सो 20 न्यूटन की बात करूं तो 20 न्यूटन की जो पहली फोर्स है वो बना रही है 8 यूनिट्स, इसी तरह 20 न्यूटन की जो दूसरी फोर्स है वो बना रही है 4 यूनिट्स। क्या 30 न्यूटन की फोर्स जो है उसका मोमेंट आएगा? नो सर, ये पॉइंट पास कर। Okay, so when I solve this, I'm going to get the value of EY to be equal to 45 kilo Newton. Okay, now EY is known to me, and
नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर द राइट सेक्शन ऑफ दिस ट्रस जो कि मैंने ब्लू से कट की है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे दो फोर्सेस पास हो रही हैं? अननोन फोर्सेस। जी किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा मैं? एनी आइडिया? ये जो ब्लू सेक्शन कट हो रहा है, कौन सी दो अननोन फोर्सेस पास हो रही है किसी एक पॉइंट से? पॉइंट एच? सर EY। नहीं देखिए, जी एच ओके सर ठीक ये है। दोनों एच से पास हो रही है ना, यानी जी एच और डी एच ये दोनों एच से पास हो रही हैं। तो अगर मैं एच के अबाउट मोमेंट ले लेता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे एफ सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। So when I am going to take moments about point H, I am going to get FCD जिसका perpendicular distance है 4 meters from point H, और FCD जो मोमेंट बना रहे हैं it is in a clockwise direction, तो मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ जो है वो मेंशन कर दी है। इसके अलावा 40 न्यूटन की जो फोर्स है ये मोमेंट बना रही है पॉइंट H के अबाउट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट है, डायरेक्शन जो है वो इसका क्लॉकवाइज है, नेगेटिव आ गया। और EY मोमेंट बना रही है पॉइंट H के अबाउट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 यूनिट है, डायरेक्शन ऑफ मोमेंट मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ FCD to be equal to 50 kilonewton and that value would comes out to be in tension। यहां तक क्लियर है रेको, या कोई किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सो अगर मैं क्वेश्चन देखूं FCD मुझे मिल गई, इसके अलावा और क्या मुझे चाहिए था? HD और GD। GD तो चूंकि कट ही नहीं हो रहा, क्या HD मुझे मिल सकता है किसी इक्वेशन से? सर D वाली इक्वेशन से मिल सकता है, CD हमें सर नॉन हो गया। नहीं देखें, आप मोमेंट क्या अबाउट पॉइंट D लेंगे तो फिर तो HD भी 0 हो जाएगा। What about summation FY? FY में क्या इक्वेशन आएगी? इस राइट सेक्शन पे जब मैं समेशन FY लगाता हूं तो व्हाट वुड बी द इक्वेशन देन? HD का एक कंपोनेंट आएगा, जी सर सर -40। तो FD का sin 45 कंपोनेंट मैंने लिख लिया y एक्सिस के अलॉन्ग जो है। और एनीथिंग एल्स इस इक्वेशन में आनी चाहिए? सर 40 किलो न्यूटन की फोर्स आएगी और EY भी आएगा। तो EY 40 आएगी माइनस आ गई और EY आपके पास पॉजिटिव आ गया। तो वंस यू सॉल्व इट यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ HD टू बी इक्वल टू -7.07 किलो न्यूटन, और आपके पास ये नेगेटिव साइन शो करता है कि कंप्रेशन में आ जाएगी। अब GH आपके पास नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, आपको GH क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए भी नहीं कहा था, बट यू आर आस्क्ड टू डिटरमिन GD एज वेल। GD के लिए आप क्या करेंगे कि जिस तरह अभी बात हुई है, वी आर गोइंग टू कंसीडर जॉइंट D अलोन, और जॉइंट D के ऊपर मेरे पास जो फोर्सेज आ रही हैं वो यहाँ शो की गई है। HD और CD नोन है, अब मुझे GD और DE अननोन है। तो GD चूंकि y एक्सिस के अलॉन्ग है, मैं समेशन FI जब लगाऊंगा तो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ FGD। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर किसी की भी है रिगार्डिंग द एग्जांपल जो अभी हमने की है या ये जो प्रॉब्लम किया है, इसके हवाले से पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी अगर आपको मेथड ऑफ सेक्शंस के लिए खाली कहा जाए और आपके पास नंबर ऑफ अननोन ज्यादा आ रहे हो, तो आप मेथड ऑफ सेक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में मेथड ऑफ जॉइंट कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपने आखिरी एग्जाम्पल और इस प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें अब कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स की मजीद बात करते हैं। यू कैन सी अ ट्रस व्हिच इज बीइंग शोन टू यू इन दिस प्रॉब्लम 6-40 एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू डिटरमिन द forces and members GF, GD and CD of the truss shown. So how we are going to cut it? सर ये स्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे CD से GF तक से स्ट्रेट कट कर देंगे। तो ये चूंकि 3 मेंबर्स थे और इसमें क्लियर कट हमें नजर आ रहा था कि अगर हम यहाँ से कट करेंगे, जो मैंने पर्पल से शो किया है, इससे वो तीनों मेंबर्स जिनमें फोर्सेस हमें डिटरमिन करनी है वो कट हो रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू कट इट इन दिस वे। ओके, व्हाट सेक्शन शुड वी सेलेक्ट फॉर आवर एनालिसिस, द राइट वन और द लेफ्ट वन? सर राइट वन अननोन इसी में आ रहे हैं, CD GF और DF। देखिए अननोन तो दोनों में आएंगे क्योंकि दोनों से सेक्शन से कट हो रहे हैं, तीन, लेकिन राइट साइड पे उन 3 अननोन के अलावा सिर्फ एक अदद अप्लाइड लोड है। लेफ्ट साइड पे अप्लाइड लोड तो कोई नहीं है, लेकिन उन 3 अननोन्स के अलावा 3 सपोर्ट रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो इस वजह से आपके पास राइट साइड पे टोटल फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं वो 4 हैं, लेफ्ट साइड पे 3 + 2 + 1 6 आ जाती हैं। सो 4 और 6 योर सिलेक्शन वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोर्सेस जो कि 4 हैं, लिहाजा आप राइट साइड सेलेक्ट करेंगे फॉर द एनालिसिस।
आई होप के यहाँ तक क्लियर है देखो। यस सर। चलिए, सो आपने राइट साइड वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, जिसमें से एक तरह से आपकी ये तीन फोर्सेस पास हो रही थी। वन इज FCD, द अदर वन इज FGD एंड द थर्ड वन इज FGF। कौन से जॉइंट से या पॉइंट से दो अननोन फोर्सेस पास हो रही हैं? सर D पॉइंट से। D point, so first of all we are going to take moments about point D to be equal to 0. इससे FCD और FGD 0 हो जाएंगे। What about FGF? ये कितनी मोमेंट बना रहे हैं पॉइंट D के अबाउट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 सर। 3 क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो मैंने नेगेटिव साइन इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ। ओके, इस 260 पाउंड वाली फोर्स के साथ क्या करना चाहिए हमें? इसको रिजॉल्व करना। इसके ऊपर मैं वेरिगनेस थ्योरम का इस्तेमाल कर लूंगा। सो स्टार्टिंग विद इट्स y कंपोनेंट 260 into 12/13। ये y कंपोनेंट जो है ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है पॉइंट D से? सर 4 क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन डाल दिया। इसी तरह अगर मैं 260 के x कंपोनेंट की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी 260 into 5/13। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर 3 और ये भी क्लॉकवाइज। और ये भी क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव साइन आपके साथ वहां आ गया है। So putting this equation to be equal to 0, I'm going to get the value of FGF to be equal to -420 pounds compression. जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कोई और भी ऐसा पॉइंट है जिससे मजीद दो फोर्सेस पास कर रही हैं? अगर मैं पॉइंट G के अबाउट मोमेंट ले लूं, तो अगेन GF और GD जो है वो पास हो रही है, मुझे CD की वैल्यू मिल जाएगी, isn't it? यस सर। लेकिन CD के लिए मुझे करना क्या होगा कि वेरिगनेस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा CD के x और y कंपोनेंट्स में। ये आपके पास वो पॉइंट C और D है। क्या आपको ये एंगल पता है या छोटा ट्रायंगल उसके साथ का पता है कि CD किस एंगल पे पड़ा हुआ है? सर इसकी बेस 4 है और हाइट सर इसकी 1 है, परपेंडिकुलर 1 सर है। हाइट 1 है और बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 17 अंडर 17। तो √17 आपके पास इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। सो आपके पास ये छोटा ट्रायंगल नोन हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट G। अगर मैं मोमेंट्स की बात करूं तो FCD के x कंपोनेंट से पहले शुरू हो। x कंपोनेंट 4/√17 आता है। ये x कंपोनेंट कितना डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम पॉइंट G? 3 यूनिट्स। यस सर। और ये मोमेंट जो बना रहा है इट इज इन अ काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा कंपोनेंट में देखूं FCD का जो है 1/√17, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है 4। और इसका मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज। अगेन काउंटर क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव साइन आ गया। इसके अलावा 260 पाउंड वाली जो फोर्स है वो मोमेंट बनाएगी अबाउट पॉइंट G, लेकिन उसका कौन सा कंपोनेंट मोमेंट बनाएगा? x के y? सर y बनाएगा सर, x को पास कर देगा। पास करेगा। y बनाएगा, x तो पास हो रहा है, तो आपने y कंपोनेंट के लिए 5/13 लिखा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट G? 3 y कंपोनेंट का 3 है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट G। सर 8 सॉरी। तो आपने 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। पॉजिटिव मोमेंट बनाएगा या नेगेटिव? क्लॉकवाइज। तो आपने यहाँ तक इसको मेंशन कर लिया। इससे सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ FCD व्हिच कम्स आउट टू बी 494.8 पाउंड्स। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि इट इज इन टेंशन। दो फोर्सेस आपको मिल गई। FGF अगर हम क्वेश्चन देखें, GF आपसे कहा गया था वो आपने डिटरमिन कर लिया, CD आपने डिटरमिन कर लिया। व्हाट अबाउट GD? सर इधर हमारे पास दो नॉन हो गए हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे GD के लिए? सर वो जो ट्रस्ट स्टार्ट में हमने अप्लाई किया था वो कर लेते हैं। क्या अप्लाई स्टार्ट में क्या किया था, कुछ बता सकते हैं? तो जो पॉइंट्स के लिए गया था, दो नॉन फोर्सेस और दो अननोन फोर्सेस के लिए। नहीं, मुझे उसकी जरूरत है। मैं तो इसी सेक्शन पे, देखिए आपको CD मिल गया, आपको GF मिल गया, तो एक अननोन रह गया ना। तो तीसरी इक्वेशन इक्विलिब्रियम वाली कौन सी लगाएंगे? FX लगा लूं, FI लगा लूं इसी सेक्शन पे? यस सर लग जाएगी। ठीक है, तो वो मेथड ऑफ जॉइन की तो जरूरत ही नहीं है। आप समेशन FI जी FI अप्लाई करें, यू आर गोइंग टू गेट द थर्ड अननोन व्हिच इज -200 पाउंड्स इन कंप्रेशन। क्लियर है रेक को? यस सर। चलें, so moving to the final question of today's lecture as well as this topic. आपसे कहा जा रहा है CD, अभी हम सिर्फ जस्ट एक आउटलाइन देख लेते हैं। CD, LD और KL, ये तीन मेंबर पे फोर्सेस डिटरमिन करनी है इस ब्रिज ट्रस की। सो
कहाँ से हमें काटना चाहिए CD, LD, KL? सर ये KL और LD के लिए तो सर ये स्ट्रेट कट देगा। ओके, स्ट्रेट कट गया। अब मुझे राइट साइड सेलेक्ट करनी चाहिए एनालिसिस के लिए कि लेफ्ट साइड? सर लेफ्ट साइड सर। वजह? सर इसमें 3 फोर्सेज हैं सर, एक सर स्पोर्ट और 2 नॉन फोर्सेज गिवन। ओके, सो 3 फोर्सेस प्लस 3 अननोन 6 हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे। व्हाट अबाउट द राइट साइड, उस पे कितनी है? सर उसमें सर 2 नॉन फोर्सेज एंड 2 अननोन फोर्सेज से 3 ज्वाइंट है ना। ठीक है, तो 4 वो आ गई प्लस 3 जो कट रहे हैं मेंबर्स, तो 7 आ जाएंगी, isn't it? 7। So we can select Yes. the left side section of this truss for our analysis, for which we would require which support reaction? AY. AY हमें डिटरमिन करना है, तो what should we do for finding AY? मोमेंट अबाउट G ले लें। तो हम पूरी ट्रस को कंसीडर करेंगे और मोमेंट अबाउट पॉइंट G ले लेंगे, जिससे मुझे AY की वैल्यू मिल जाएगी, which comes out to be say 1300 पाउंड्स। आपके पास AY आ गई। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप जस्ट क्विकली, अगर आप में से कोई मुझे स्टेप्स बता दे कि वो क्या स्टेप्स होने चाहिए जिसकी मदद से मैं इन तीनों अननोन्स CD, LD और KL को डिटरमिन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले लूँ? सर D पॉइंट के। D पॉइंट में से LD और CD पास हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने मोमेंट अगर पॉइंट D के अबाउट ली तो इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ FKL, isn't it? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? L के अगेंस्ट मोमेंट ले लें। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने मोमेंट अबाउट पॉइंट L जो है वो ली, इससे मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? CD की वैल्यू मिल गई। अननोन क्या रह गया? CD भी मिल गई, KL भी मिल गई, LD इज स्टिल अननोन। इसमें FX और FY सर जितना पिछली क्वेश्चन में किया था उसी तरह कर लो। FX या FI में से कोई एक कर लूं, so let us suppose मैं समेशन FY को यूज करता हूं, it would give me the value of FLD। तो सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ हुआ है, आप एक दफा इसको देख लीजिएगा। मोमेंट्स, आई होप कि इतना आपको मोमेंट्स ले लेके प्रैक्टिस हो गई है कि आप मोमेंट एटलीस्ट अब गलत नहीं कर सकते। यस सर। चलिए, so this is how we can solve any truss using the method of section। आज के लेक्चर के हवाले से किसी की अगर कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, या जो हमने असाइनमेंट दी है, या आपका क्विज होना है नेक्स्ट वेडनेसडे को, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दैट क्विज, तो आप पूछ सकते हैं। सर टॉपिक्स क्या है क्विज के? क्विज का ऑल्दो जो टॉपिक आपको मैंने बताया था दैट वाज द मेथड ऑफ जॉइंट्स, लेकिन चूंकि आपका जो क्विज होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ, यानी आपको उसी तरह न्यूमेरिकल MCQ की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपने राइट चॉइस सेलेक्ट करनी होगी। तो देखिए, आपकी अपनी मर्जी। आप अगर समझते हैं कि मेथड ऑफ सेक्शन के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप मेथड ऑफ सेक्शन से वो वैल्यू निकाल लें, क्योंकि इन द एंड आपने तो क्लिक करना है ना खाली सही वैल्यू पे। वो आपने सॉल्व जिस तरह भी किया हो वो मैटर नहीं करेगा, बेशक आप जॉइंट यूज कर लें, बेशक आप सेक्शन यूज कर लें। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है अगर टाइम आपके पास ज्यादा है तो आप पहले मेथड ऑफ सेक्शन से उसका आंसर निकाल लें और साथ में मेथड ऑफ जॉइंट यूज करके उसको वेरीफाई कर लें। चॉइस इज अप टू यू।